अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और लाखों के करीब अफराद जो हैं बेघर हुए हैं, अपने घरों से महरूम हुए हैं। हुकूमत और अपोजिशन सैलाब के हवाले से एक दूसरे पर इल्ज़ामात तो डाल ही रही है, मगर इसके साथ ही कुछ अजीबो गरीब इल्ज़ामात भी सुनने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो अपोजिशन की जमात तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, जो एक बड़े मारूफ कानूनदान भी हैं, उन्होंने भी एक फतवा दाग दिया है और सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल PTI, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो सैलाब में तबाही हुई है वो बकौल उनके अल्लाह ताला का अजाब है। मालूम नहीं अल्लाह ताला का अजाब हुकूमत पे नाज़िल होने की वो बात कर रहे हैं या फिर उन लाखों गरीब बेकस और बेबस आवाम के ऊपर जो तबाही मची है उसकी वो बात कर रहे हैं। इसके साथ ही ख्वाजा आसिफ भी हुकूमत के वफाकी वज़ीर होते हुए भी इस सैलाब की तबाहकारियों का इल्ज़ाम बज़ाहिर आवाम को तो दे रहे हैं, मगर इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी और वो सियासतदान जिन्होंने दरियाओं के रास्ते में तामीरात की इजाज़त दी, उनकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे। इसके बाद फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ जजों की जो तकसीम और इख्तलाफात हैं वो वाज़े हो गए हैं। फुल कोर्ट मीटिंग के इजलास में एक इंतहाई मतनाज़ा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कवायद हैं, जो रूल्स हैं, उनको मतनाज़ा तरीके से मंजूर भी करा लिया गया। आखिर वो हैं क्या, और फिर आखिर में हम बात करेंगे बानी PTI इमरान खान की सेहत के हवाले से, जिसके मुताल्लिक हाल ही में मंजराम पे आने वाली एक मेडिकल रिपोर्ट ने एक नया तनाज़ा खड़ा किया है और PTI कह रही है इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त हैं, मगर शायद वो मेडिकल रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सबसे पहले तो खेलदास कोहिस्तानी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वज़ीर ममलकत बराए मजहबी अमूर भी हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अमीर अब्बास, जर्नलिस्ट हैं और तजज़ियाकार हैं, और उनके साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है शफ़कत अब्बास आवान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। तो सबसे पहले तो खेलदास साहब, मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगा कि सलमान अकरम राजा जो PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने एक बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया है, जिसको अगर फतवा कहें तो शायद गलत ना होगा। पहले वो सुन लेते हैं, फिर आपसे राय लेते हैं। कुछ तो ये तबाही अल्लाह ताला की जानिब से है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तबाही अल्लाह ताला ने नाजिल की है हमारी नाइंसाफियों की वजह से। तो खेलदास साहब, बतौर वज़ीर ममलकत बराए मजहबी अमूर, आप क्या समझते हैं सलमान अकरम राजा ने जो ये बात की है कि ये जो तबाही नाज़िल हुई है, और ज़ाहिर बात है ये अवाम पे नाज़िल हुई है, तो ये कौन सी नाइंसाफ़ियाँ हैं जिसकी सज़ा अवाम को भुगतना पड़ रही है? आप इस फतवे के जवाब में कोई फतवा देना चाहेंगे? देखिए, एक फतवा में इससे पहले एक प्रोग्राम करके आया हूँ, शाहिद खट्टक साहब हमारे PTI के रुकन कौमी असम्बली है, उन्होंने इसने थोड़ा खुल के नहीं बोला, उन्होंने ये खुल के बोला कि जो 8 फरवरी को जो कुछ हुआ ये अजाब उसकी वजह से है। अच्छा। तो मैंने कहा कि KPK में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है कीमती जानों का। 500 से भी ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे उनकी कीमती जानें चली गई है, लोगों के घरों को, मतलब गांव के गांव ख़त्म हो गए। इतनी बड़ी तबाही, इतना डिजास्टर पुनेर में हुआ है, मानसेरा में हुआ है। बिल्कुल, मतलब ये KPK भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, सिंध भी हमारा है, बलूचिस्तान, पूरा पाकिस्तान है, ये गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है। तो मैंने कहा वहाँ पे अजाब किसकी वजह से गिरा है? तो ये देखें, इस किस्म की गुफ्तगू बानी PTI भी करते थे, 12 मौसमें हो जाती थी, जर्मनी की जो है वो सरहदों को मिला देना, जापान की ये इससे लोग इस बातों को, इनको यकीन नहीं है कि ये जो गुफ्तगू करते हैं ये पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, इसको ये बताए कि ये जो कहते हैं कि हमारा मैंडेट था, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हम हैं, तो आप हमारी मदद ना करें, कौम की मदद ना करें, पंजाब के वासियों की मदद ना करें, उनके साथ दुख में, इस मुसीबत में खड़े ना हो, और आप इस किस्म की गुफ्तगू करके हुकूमत की आप पॉलिसियों पे, आपको मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी पे सवाल उठाना चाहिए तो वो उठा नहीं सकते। आप उनके कपड़ों की तनकीद करते, वो जो है कश्ती में सवार है। यार, ये एक ऐसी वज़ीर आला बैठी हुई है, मैं तो ये कहता हूँ
कि वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा की जो कारकर्दगी है, अगर वहाँ पे पंजाब हुकूमत इतना मुतरक नहीं होती तो KPK जितना नुकसान होना था, ये उनकी कारकर्दगी है। वो आज साउथ पंजाब हो, पंजाब को जहाँ जहाँ पे नुकसान हुआ है वहाँ खुद मौजूद है अवाम के दरमियान। वो एक ममता की शफकत अपने मुसीबत ज़दा बेटियों पे, भाइयों पे, उनके साथ बैठी हुई। रियासत होगी ममता जैसी, बिल्कुल सही है, रियासत भी ममता जैसी। ठीक, शफकत अवान साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो अजाब का जिक्र आपके सेक्रेटरी जनरल सलमान कमराजा ने किया है, क्या ये अजाब सैलाब का वो जिक्र कर रहे हैं या इस हुकूमत का? नहीं, वो सैलाब एक अजाब ही है जो अल्लाह माफ़ फरमाए पाकिस्तानी कौम पर आया है। तो और ये पाकिस्तानी कौम के गुनाहों की सज़ा है? नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है। अच्छा, ये अजाब नहीं है। तो आप राजा साहब के बयान से एग्री नहीं करते हैं? राजा साहब का बयान उनका ज़ाती जो हैसियत में दिया है, मैं तो उससे एग्री नहीं करता। मैं तो इनकी कश्तियों की बात का जवाब देता हूँ कि हमें कश्ती पे कोई नहीं एतराज़, हमें उन 4 कश्तियों पे एतराज़ है जो साथ साथ जिनमें कैमरे वाली टीमें होती हैं और जो सारा पिक्चराइज कर रहे होते हैं। हमें इनकी कश्ती पे कोई एतराज़ नहीं है। उस कश्ती में जाएँ, लोगों की मदद करें, लेकिन उन 4 कश्तियों पर ज़रूर एतराज़ है जो 4 कॉर्नर से कवरेज देती हैं, उन पे एतराज़ है। अच्छा, तो इसमें हर्ज क्या है? उसमें वज़ीर आला हैं, उन कश्तियों में खुराक भी होगा, सामान भी होगा, रेस्क्यू की टीमें भी होंगी। उन कश्तियों में सिर्फ कैमरे की टीमें होती हैं। अच्छा, उनमें खुराक और ना सामान होता है। ठीक है, हमें उन पे एतराज़ है। और दूसरा ये बात है कि मैं नहीं कहता कि कोई KP हुकूमत ने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, लेकिन इस तरह की बोंगी हरकतें भी नज़र नहीं आई कि चारे की एक ट्राली खड़ी है और उस पर भी मरियम नवाज साहबा की तस्वीर लगी हुई है। KP में भी लोगों को राशन मिला होगा, मैंने कहीं अली अमीन की तस्वीर नहीं देखी। मुझे बताएं, आप इमरान खान की तस्वीर क्यों नहीं लगाते? गंडापुर साहब लगाते हैं उधर इमदादी सरगर्मियों में इमरान खान की तस्वीर। मैं तो क्या खौफ क्या आपको? आप क्यों नहीं लगाते हैं? किधर? KPK में क्यों नहीं खान साहब की तस्वीर? क्यों लगाएं हम खान साहब की तस्वीर? मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान तो वो है जिन्होंने अपनी तस्वीर उतार दी थी। मुझे पता है एक प्रोजेक्ट था मियाँ वाली में, वो जो बोर्ड बना था बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, कोई हॉस्पिटल का है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का ही था। तो वो जब गया तो उन्होंने कहा ये क्यों लगाया है मेरी तस्वीर और ये वहाँ पे क्यों? तो उन्होंने कहा इफ्तिताह है, तो उन्होंने कहा तो ये कौम का पैसा लग रहा है, ये 12,000 में तैयार हुआ है। तो आइंदा के बाद फिर उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी MP MNA इस तरह की अपनी तख्तियाँ नहीं लगाएगा। इमरान खान वो है, आप इमरान खान के साथ तो कंपेयर ना करें ना। इतनी चले हम मुसीबत में हैं, हम परेशानी में हैं, हम जेलों में हैं, लेकिन हमें इतना लो ग्रेड ना, आप एक सूबे की हम इतना लो ग्रेड ना करें कि हमें उनके साथ कंपेयर करें, फोटो वालों के साथ। आप हुकूमत में भी है ना? जी हम हैं। जी अमीर अब्बास साहब, ये तो चले सियासतदानों की बयानबाजी हो गई, फतवाबाजी कह लें, जो भी, आप बतौर सहाफ़ी क्या समझते हैं कि ये जो सैलाब से तबाही आई है, वाकई ये कोई नाकर्दा गुनाहों की सज़ा है? और अगर ऐसा है तो क्या ये हुक्मरानों की नाकर्दा गुनाहों की सज़ा है या फिर अवाम की? आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं इसका जो मजहबी बयानिया है मैं उसमें नहीं जाऊँगा। बहरहाल दुनिया में ऐसी इंसानी तारीख में ऐसी कौमें तो हैं कि जिनके ऊपर अजाब मुख्तलिफ तरह से आए हैं, लेकिन मैं किसी उस रिलीजियस एस्पेक्ट से बात नहीं करूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि सैलाब में पोटेंशियल भी मौजूद होता है। पानी की सूरत में जो पोटेंशियल है, अगर कौमें उस पोटेंशियल से फ़ायदा ना हासिल करें, पाकिस्तान जो वाटर रिच कंट्री है आज वाटर स्ट्रेस कंट्री है। कि कोस्तानी साहब का सिंध से ताल्लुक़ है, इनके अपने उस इलाके की तरफ देखें, पूरा आपका थरपारकर जो है, इधर आप चोलिस्तान देख लें, पंजाब में थर है, KPK के आप साउथ में जाके देख लें। तो ये जो सक्सेसिव रिजीम्स फिर जिसने जितनी हुक्मरानी की उतना जवाबदेह होगा। अब देखें 1984 से दयामिर भाषा डैम जो है वो पाकिस्तान में उसका आइडिया कंसीव हुआ है, वो आज 36 साल तक अगर नहीं बन सका तो किसी से तो उसका सवाल करना हक बजानिब है ना। ये कौम, कायदे आजम ने कालाबाग डैम का, ये उनका विजन था, और उनसे भी पहले 19वीं सदी में अंग्रेज ने जो सर्वे करवाया था, उसने उस सर्वे में कहा था कि कालाबाग डैम बने। चले छोड़ दे, लानत भेजें अंग्रेज को। 78 साल से तो ये पाकिस्तान का विजन है, अगर नहीं बन सका तो अगर इनके 3.5 साल हैं और इनके अगर मिसाल के तौर पे 20 साल है या 30 साल से, तो इनसे 3.5 साल का हिसाब करें, इनसे 20 साल का करें, किसी और के 30 साल उनका करें, मुशर्रफ के 9 साल का पूछें, किसी से तो ये कौम पूछे ना। आखिर दुनिया ने डैम बनाए, नीदरलैंड सतह समुद्र से नीचे है, उन्होंने रूम फॉर रिवर एक प्लान शुरू किया 1990 के फ्लड के बाद। उसके बाद दोबारा कभी सैलाब नहीं आने दिया उन्होंने नीदरलैंड के अंदर।
3 गॉर्जियस डैम आप देखें, ये जो चाइना ने बनाया है, एथियोपिया ने डैम बनाया है जो इजिप्ट का सबसे बड़ा डैम है। मगर हमारे माहिरीन तो ये कह चुके हैं कि कभी जब कहते हैं इमरान खान के दौर में कि 2025 में पानी ख़त्म हो जाएगा, डैम बनाने चाहिए, फिर कहते हैं अब सैलाब आ गए तो सैलाब रोकने के लिए डैम बनाने चाहिए। डैम कोई हल नहीं है। ये आज के माहिरीन जो लेटेस्ट जो ओपिनियन आ रहा है वो ये है कि डैम कोई हल नहीं है, और अगर आप डैम बनाते हैं, पानी के फ्लो को रोकते हैं, तो समंदर जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। और इसी सिलसिले में मैं खेलदार साहब आपसे भी जानना चाहूँगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो फौजी डिक्टेटर्स को बड़ा क्रेडिट दिया है कि जनाब जो भी डैम बने वो फौजी डिक्टेटर्स के दौर में बने, तो आप क्या समझते हैं जो ख्वाजा आसिफ या आपकी नून लीग जो है वो कालाबाग डैम के हक में है, तो आपके ख्याल में कालाबाग डैम बनना चाहिए? देखें, अगर जो ख्वाजा साहब सीनियर सियासतदान है, हमारा सीनियर, आप भी इतने जूनियर नहीं है, मगर मुशर्रफ मरहूम साहब भी जो है कालाबाग डैम नहीं बना सकते। उसने बड़ी तबलीग की कालाबाग डैम के लिए, सिंध में भी आए, दानश्वरों को बिठाया, माहिरीन को बिठाया, मगर वो भी कालाबाग मजबूत डिक्टेटर था, वो भी कई साल इसने हुक्मरानी की। हालांकि आपकी जमात तो इसके हक में है, कालाबाग डैम के हक में नहीं। हमारी जमात ने भी, जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त जब ये रजिस्टेंस हुई थी सिंध से, तो उन्होंने कहा था जब तक किसी कौमी इत्तेफाक राय नहीं है, 3 सूबों ने रिजेक्ट किया है, तो मुस्लिम लीग नून भी नहीं बना। लेकिन नज़रियाती तौर पे मियां साहब समझते हैं कि बनना चाहिए। देखें, बात यह कि कोई भी मंसूबा हो उसमें इत्तेफाक राय का होना जरूरी है। आपकी क्या राय है वैसे? मैं सिंध का बासी हूँ, मुझे सिंध में जाना है। मेरा कारोबार सिंध में, जो मेरे तो जाना है, रायगढ़ नहीं जाना आपने। नहीं, ये हमारी जमात में भी जमहूरियत है, इसमें आपने भरपूर मुखालफत की इसकी जमात के अंदर जब बात हुई? मेरे सामने कभी ये बात नहीं हुई। अच्छा। जब भी बात होगी तो मैं ज़ाहिर सिंध के मौक़िफ़ रखूँगा। जब आपसे कोई पूछेगा तो आप तो जब पूछेगा, मगर मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो 2 माह पहले एक आला सतह इजलास बुलाया था जिसमें 4 वज़रा थे, GB और आज़ाद कश्मीर की भी नुमाइंदगी शामिल थी, उन्होंने ये बात वहाँ पे इत्तफाक राय की कोशिश की है कि ये जो मौसमियात की तब्दीली है, आज जिस चैलेंजेस का हमें सामना है, तो हमें डैम बनाने होंगे, हमें पानी का मुश्तरका मफादात कौंसिल का था जिसका क्रेडिट अली अमीन गंडापुर साहब भी ले रहे हैं। आपके वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो कालाबाग डैम के हक में आप बयान दे रहे हैं, और वो इस बात पर खुश हैं कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में उनके लिए डेस्क बजाए गए जब उन्होंने कालाबाग डैम की हमायत का ऐलान किया। तो वो किस कैपेसिटी में हमायत कर रहे हैं कालाबाग डैम की? क्या ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने करारदाद के जरिए इसकी मुखालफत नहीं की थी? क्या अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला, बतौर सूबे के नुमाइंदे के कालाबाग डैम की हिमायत कर रहे हैं? क्या वो पार्टी का, ये PTI का ये मौक़िफ़ है कि कालाबाग डैम बनना चाहिए? वो कहते हैं कि खान साहब भी शायद यही चाहते हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है पार्टी को? जो उन्होंने बात की है वो उन्होंने ज़ाती हैसियत में बात की है। लेकिन मैं बतौर वज़ीर आला मुश्तरका मफादात कौंसिल में बैठ के ज़ाती हैसियत क्या होती है? मेरी अगर पूछ रहे हैं तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कालाबाग डैम बहुत पहले बन जाना चाहिए था। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ सियासत, ये भी आपकी ज़ाती राय है या पार्टी की राय है? पार्टी अपना मौक़िफ़ जब देगी, जब बात शुरू होगी। वैसे इमरान खान भी अभी तो ज़ाती तौर पे हक में थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी अपना मौक़िफ़ देगी जब इस पे बात शुरू होगी। अभी तक कोई मौक़िफ़ नहीं, बात करनी ही नहीं है ऐसी कोई, ये बस बातें करके चुप कर जाएंगे। लेकिन एक बात बड़ी तय है कि अगर हमने इस वक्त भी ना सोचा और हमने ये ख्याल ना किया कि आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होने वाला है, और हमने ये छोटे छोटे डैम या रिजर्वायर शुरू ना किए, तो खुदा न खास्ता इससे बड़ी तबाही। छोटे छोटे डैम, छोटे छोटे सूबे, ये चीज़ें ना की तो छोटे छोटे सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। अच्छा, और सदारती निज़ाम में भी कोई हर्ज नहीं है? सदारती निज़ाम तो खैर बात की बात है, लेकिन सूबे छोटे बनने चाहिए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, अमीर अब्बास साहब, आपको बतौर साफ़ी क्या लगता है कि PTI डेस्परेट हो चुकी है? ये गंडापुर साहब जो बयान दे रहे हैं कि कालाबाग डैम भी बनना चाहिए, छोटे सूबे भी बनना चाहिए, खान साहब सदारती निज़ाम के हक में हैं, तो खान साहब को बाहर निकालने का और कोई तरीका नहीं है मासवे इन बयानात के? मुझे अगर एक उससे पहले इजाज़त है, देखें, कहा जाता है कि जो कौमें अमन के दौर में पसीना बहाती हैं उन्हें फिर जंग के ज़माने में खून नहीं बहाना पड़ता। पाकिस्तान में 29 सैलाब आए हैं 50 की दिहाई से अब तक, यानी औसतन आप कह लें कि 2.5-3 साल के बाद एक बड़ा सैलाब आता है। वो जो आपके पास 2.5 साल या 3 साल का अरसा होता है अमन का ज़माना, उसमें अगर हम पसीना बहाएं तो ये जो आप हम लाशें KPK से लेके यहाँ तक उठा रहे हैं, वो क्यों हमें उठाना पड़ रही है? इधर अमन हुआ कब है?
हमसे मुराद है कि पॉलिसी का वक्त है ना आपके पास, सैलाब नहीं है अब, ये इनको क्यों मुंतखब किया जाता है? वरना हम कबायली रियासत में चले जाएं 18वीं सदी में 17वीं सदी में, रियासत का वजूद नहीं। मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या पीटीआई डेस्परेट होकर बयान दे रही है, जो गंडापुर साहब कह रहे हैं कि खान साहब भी सदारती निज़ाम के हक में छोटे सूबे भी बनने चाहिए और जनाब कालावाड़ डैम भी बनना चाहिए। इस वक्त जो राय तो यही सामने आ रही है कि ये मुक्तदरा ये चाहती है कि नए सूबे बने और मुक्तदरा ये चाहती है कि डैम्स बने और मुक्तदरा ही के हवाले से आया कि कुछ सदारती निज़ाम भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? जो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, चलें आप थोड़ी बात करें। तो अगर गंडापुर साहब ये बात कर रहे हैं तो वो उनका तो केपीके की हद तक वन पेज है, उनकी तो अपनी जाती राय नहीं है। मेरा कह रहे हैं जाती राय नहीं, वो जाती राय उनकी अपनी भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है ये राय किसी और की भी हो जिस राय को वो आगे लेकर चल रहे हो। चलें बहरहाल जी, सैलाब को रोकने का एक हल जो सामने आया जी, डैम बनाने चाहिए, मगर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं सैलाब की जिम्मेदारी और इसका इल्ज़ाम किसको दे रहे हैं, ये एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। वेलकम बैक। हुक्मरान जमात के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम दिया है कि सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं इसमें बड़ा हाथ चंद सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी का है, जिन्होंने इजाज़त दी लोगों को दरियाओं के रास्ते में तामीरात करने की। तो खेलदार साहब आपके वज़ीर दिफा हैं, नून लीग के बड़े अहम रहनुमा हैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं, फिर आपसे हम राय लेते हैं। ये कहना कि ये कुदरती आफत है, ये गलत है। ये अल्लाह पे ना डालें अपने अमाल का बोझ जो है। 6-6 फुट 10-10 फुट जो है गहराई के अंदर लोगों ने प्लॉट बना के बेच दिए हैं और वो ज़मीन जो है किसी नाले की ज़मीन है, ज़मीन जो है वो किसी दरिया की ज़मीन है। हमने होटल बनाए हुए हैं दरिया की गुजरगाहों के अंदर, हमने जो है ये सियासतदानों ने ये काम किया हुआ है। तो शफकत अमान साहब, मेरे ख्याल में इसका जवाब तो आपको देना चाहिए। ये रूडा का जो प्रोजेक्ट था दरिया के रावी के किनारे, ये तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी थी, ये गलत बात तो नहीं कर रहे हैं? चंद सियासतदानों पे आते हैं। फिर मैं रिक्वेस्ट कर दूं, अगर रूडा को आप पूरी तरह स्टडी करें, अच्छा, तो उसमें कुछ पानी के रिजर्वायर भी थे कि हमने पानी को किस तरह मैनेज करना है। अच्छा, तो हो गया मैनेज फिर रूडा के प्रोजेक्ट? मेरी बात अगर कंप्लीट होनी थी तो रूडा को आप स्टडी तो करें कि रूडा क्या था। अच्छा, रूडा में जो कुछ भी था उसमें कम से कम ये सैलाब की तबाहकारी नहीं होनी थी। चलो कम से कम नहीं थी जी। खेलदार साहब आप बताएं ना, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जो बयान दिया है, ये बज़ाहिर तो अपनी हुकूमत के ऊपर भी तनकीद है, जिन्होंने अलाउ किया दरियाओं में तामीरात, और ब्यूरोक्रेसी पे भी। ये ब्यूरोक्रेसी पे वज़ीर दिफा का दूसरा हमला है। तो आपके जो हनीफ अब्बासी साहब हैं उन्होंने कहा इस्तीफा दें, ये क्या मजाक है? हुकूमत में वजारत भी पकड़ी हुई है और हुकूमत पे तनकीद भी करते हैं। तो आप हनीफ अब्बासी साहब के साथ हैं या ख्वाजा आसिफ साहब के साथ? मतीउल्लाह जान बहुत शुक्रिया। असल में ख्वाजा आसिफ साहब, मैंने पहले भी कहा, हमारा सीनियर रहनुमा है। अच्छा। और उसका तजर्बा भी है, सीनियर पार्लियामेंट्रियन भी है। और हनीफ अब्बासी आपका तो इतना तजर्बा नहीं है। मैं बात ये कर रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया है। जो इश्यूज हैं, एक हुकूमत की बात भी नहीं है। जिस तरह आपने कहा, बानी पीटीआई तो खुद चल के गए थे रूडा की, जो उन्होंने फजीलतें बयान की कि किस तरह ये नाला बनेगा, किस तरह ये हो जाएगा। ऐसा वज़ीर तो मैंने तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं, एक प्रोजेक्ट के लिए खुद चल के गया है और उसके माफियाज को सपोर्ट कर रहा था। बहुत से मंसूबों की तो खुद नहीं, मगर ऐसा कोई जो कमर्शियल मंसूबा हो जिसमें उनके दोस्तों को या उनके नहीं, ये तो रूडा तो रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब कोई ऐसा मंसूबा मैंने अपनी हिस्ट्री में, अगर आपने दिखा दिया तो वो वज़ीर कोई दिखा दे इस तरह का, तो उन्होंने की। ये ख्वाजा साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मगर ये जो हनीफ अब्बासी साहब है, या जो हनीफ अब्बासी साहब को वो बात पसंद नहीं आई है, तो ये नहीं, आपको पसंद आई है खान साहब की बात? नहीं, मैं समझता हूँ बात उन्होंने सही की है, मगर ब्यूरोक्रेसी को आप हमेशा बचाने आ रहे हैं। पहले भी आप लोग आगे बात ये कि देखें ना, हम हुकूमत में हैं, इसलिए ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट नहीं, हमें इन फोरमों के बजाय हमें अमल दरामद करना चाहिए। जो इस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कैबिनेट में कहा है कि ये जो माफियाज हैं या जो सोसाइटी बनाने वाले हो, या KPK में हो या पंजाब में, इसका हमें रास्ता रोकना है, इसकी पॉलिसी बनानी है। तो हमारा काम बेसिकली आज ये है कि हमें ये इसकी रोकथाम करनी चाहिए। जो लोग, कोई भी किसी भी जमात का हो या किसी भी माफिया में ताल्लुक हो, वो टिम्बर माफिया हो, वो सोसाइटी माफिया हो, बिल्डर माफिया हो, कोई भी जो इसमें रुकावट है या जिनकी वजह से ये सब कुछ कौम भुगत रही है, आम आदमी भुगत रहा है। आपके ख्याल में ये किसने इजाजत दी इन तामीरात की दरिया के रास्ते में?
देखें ये मैं कहता हूँ एक हुकूमत की है, एक सारों ने की है, सब ये निजाम आपको क्या लगता है कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है असूली तौर पे कोई गलत बात तो नहीं है? हमारी आंखों के सामने दरियाओं के रास्ते में घर बने हुए, कॉलोनियां बनी, रिहायशी स्कीमें बनी, रूडा का प्रोजेक्ट आप देख लें, तो आपके ख्याल में ये इल्ज़ाम किसको जाता है, किस जमात को जाता है? देखें सभी जारी बात है जिनको जो सक्सेसिव हुकूमतें रही हैं, अगर हम मिसाल के तौर पे ज़िया-उल-हक के बाद से जब से डेमोक्रेसी आई हम तब से शुरू कर लें, अगर कहीं से तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट लेना है ना, तो 88 से लेके अब तक पीटीआई भी रही, क्वाफ लीग भी रही, पीपल्स पार्टी भी रही और नून लीग भी रही, ये 4 जमातें रही हैं पावर में। ये चारों पर जवाब दें। अब केपी के 12 साल से किसको जवाब दें सर? अवाम को जवाब देना। अवाम ने जो वोट दिया आपके ख्याल में वो वोट के मुताबिक हुकूमत बनी? कौन सी हुकूमत, कौन से अवाम, कौन सा वोट? देखिए मैं तो किसको कौन जवाब दे? मैं तो कोई जवाब दी है इधर निजाम? मैं देखिए ना, लोगों को ये मेरा और आपका काम है ना, ये दो तो नहीं करेंगे या कोई और, ये तो हम तो लोगों से कहना कि जवाब मांगा जाए। किससे? अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से जवाब मांगे, हुकूमत से मांगे। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं, मैं सिर्फ इसकी आज की बात नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ कि मैंने तो कहा कि आप 88 से स्टार्टिंग पॉइंट आप लें, तो आप ले 12 साल से केपीके में इनकी हुकूमत अगर है, 12 साल में दरियाए सवात की अगर इतराफ में तामीरात हुई, होटल्स बने, तो ये जवाब दें। इसी तरह अगर हम अभी रावी की बात कर रहे हैं तो वहाँ ये जवाब दें, सिंध की बात है तो वहाँ वो जवाब दें। देखिए ये जो हम अभी ये रूडा के ऊपर ना, इनको मुझे हैरत है कि क्यों नहीं उस पर डिफेंड कर पाए। इनको डिफेंड करना चाहिए इस बात पे नहीं कि कहीं गलत हुआ है ना, इनको आप क्यों इसमें क्यों है? 10वीं सदी में छोड़ दें, आप रूडा को लानत भेजें, रावी के दूसरे किनारे पे लानत बड़ी भेज रहे हैं आजकल। तो देखिए रावी के दूसरे किनारे पे जो एक शहर आबाद है उसका नाम है लाहौर। अच्छा, वो 10वीं सदी में क्यों आबाद हुआ था रावी के उस किनारे पे? सिविलाइजेशन फूटी ही दरियाओं के किनारे से है। ये हमारी बुद्धि में ये बात क्यों नहीं आ रही है? लेकिन उस वक्त फूटी जब दरिया थे, जब पानी था, तो फिर आपने पानी की हदूद का भी अंदाजा था। तो गलती वहां पे है ना, गलती रूडा में, लाहौर में। देखिए लंदन के अंदर बहता है थेम्स, राइन बहता है पूरे जर्मनी में, उसके दोनों तरफ शहर हैं। आपका सेन बहता है पेरिस के अंदर। वो सारे जाहिल बेवकूफ लोग हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी कि उन्होंने दरियाओं के किनारे सिविलाइजेशन, ये काम तो हमारी सियासी जमातें नहीं कर पाई और ना ही फौजी हुक्मरान वो कर पाए। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें बड़ा मुश्किल है किसी एक शख्स को मेरे ख्याल में इल्जाम देना। मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा मामले को आगे लेके चलते हैं। हमारे जिन इदारों ने जवाबदेह बनाना होता है, एक वो शेर है कि तारीख की घड़ियों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। बिल्कुल सही। ये जो आप आज जो लेजिस्लेशन करनी है नहीं कर रहे, आज जो डैम बनना है नहीं बना रहे, आप अगली 5 पुश्तों को बर्बाद कर रहे हैं, तो सजा तो मिल रही है। लेजिस्लेशन तो वी आर वन ऑफ द मोस्ट ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री। वो कहते हैं नालायकों का बस्ता भारी होता है, तो हमने दूसरे कवानीन तो बड़ी जल्दी बना दिए। जिन्होंने मंजूर किया उनको भी नहीं पता था कौन कौन सा कानून मंजूर हो गया। इस पर भी हम आएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में 2 सियासी और 1 सहाफ़ी अमीर अब्बास। जनाब खेलदास साहब, आपने वक्फे से पहले जो कानून की बात हो रही थी, अमीर अब्बास साहब कह रहे हैं कानून साजी करनी चाहिए सैलाब की रोकथाम के लिए, मगर जो कानून साजियाँ हम कर रहे हैं हमें तो उनका भी नहीं पता वो क्या है। भाई हाल ही में राना सनाउल्लाह, वो भी आपके मुशीर हैं, हुकूमत के सीनियर वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने एक ख़ास कानून साजी जो कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के हवाले से की गई और 3 साल से मुद्दत 5 साल कर दी गई। उसके बाद अब ये स्पेकुलेशंस हो रही थी कि जो 2023 में जो तैनाती हुई आर्मी चीफ की, तो अब 2025 में 3 साल के लिए हुई थी, तो अब जो 5 साल वाली कानून साजी हुई है, क्या इसके बाद मजीद 2 साल की नोटिफिकेशन आएगा और 2027 तक है ये मुद्दत मौजूदा आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल की, या फिर वो मजीद 5 साल का नोटिफिकेशन आएगा? कानून के मुताबिक आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या है? देखिए कानूनी माहिर मैं भी नहीं हूँ, मगर मैं समझता हूँ एक जो मेरी ज़ाती राय है इसमें कि जब ये कानून हमने बनाया तो उस दिन जब ये कानून बन गया तो ये जब आर्मी एक्ट है वहाँ से शुरू हो जाता है और फिर ये 2027 तक का टेन्योर बनता है 5 साल। उसके बाद मज़ीद होगा जो उसके बाद अगर कोई भी एक्सटेंशन है तो वो जो प्राइम मिनिस्टर का है वो कर सकते हैं। ये तो आप कानूनी माहिर वाली बात कर रहे हैं। मैं माहिर नहीं हूँ, लेकिन राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं पहले वो सुन लें। हाँ मुझे सुना। क्यों खेलदास साहब, ये 5 साल या 10 साल आइन के मुताबिक तो प्राइम मिनिस्टर को अख्तियार है,
और कानून में 5 साल की भी एक्सटेंशन है और इंडेफिनिट एक्सटेंशन। वैसे चले कानून जो भी कहे, आपकी क्या ख्वाहिश है कि मतलब 5 साल होना चाहिए नोटिफिकेशन या 2 साल का? नहीं, हमने जो बनाया 5 साल का, तो मैं तो जिस कानून के हम हिस्सा हैं तो मैं उसी की तायद करूंगा ना। अच्छा। मैं मेरी जाती तो इसमें तायद नहीं चलेगी, लेकिन उसके लिए नया नोटिफिकेशन आप कहते हैं जारी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अगर इसमें मैं जिस दिन एक बना है, जिस दिन कानून साजी हुई है, तो वो लागू हो गया, वो आर्मी एक्ट का हिस्सा हो चुका है। अच्छा। तो जो बात राणा सनाउल्लाह साहब के आखिरी बात की है, तो काम नहीं, मैं आखिरी बात पे आ रहा हूँ, आखिरी अल्फाज, ये मुल्क आइन के तहत ही चलना है, इदारे भी आइन के तहत चलना है, जो आइन कहता है वही होगा। ठीक है। क्यों जनाब शफकत अवान साहब, आपकी पार्टी ने भी बड़े ढोल ढमक्कों के साथ एक्सटेंशन दी थी, जारी बात है उसी पे पछता रहे हैं। सिर्फ पछता रहे हैं या इससे कुछ ज्यादा है? नहीं ज्यादा, जितना आप कहें, लेकिन ये इनकी नहीं समझ आती। हम तो एक बार ही करके पछता रहे हैं। इनको भी आप नहीं फंसाया था? नहीं, मेरी बात तो सुने। ये तो उस वक्त भी हमारे साथ थे और ये बार बार करने के बाद भी फिर भी नहीं पछताते। अच्छा। हम तो एक बार के बाद पछता रहे हैं। अब आप क्या कह रहे हैं? ये 4थी 5वीं बारी है। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि एक उम्र होती है, एक हद होती है, उसके बाद हर किसी को रिटायर हो जाना चाहिए। अच्छा। और बिल्कुल भी कोई नागुज़ीर नहीं होता। हर इदारे में लोग मौजूद होते हैं जो किसी को रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई नागुज़ीर होता है। तो आपने कहा कि हम पछता रहे हैं, तो क्या इमरान खान साहब भी पछता रहे हैं? जी बिल्कुल पछता रहे हैं। चलें, इस पे भी माफी मांग लेंगे वो कि नहीं? कम से कम इस पे कौन से माफी मांगेंगे जब बाहर आएंगे तो? जब बाहर। हाँ। अच्छा। और हम मेरे ख्याल में पहले हमारे कोई सीनियर पॉलिटिशियन कह भी चुके हैं कि हम इस पे पछता रहे हैं, तो हम तो पछता रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये भी आप सोच लें और पछताएं, लेकिन ये नहीं पछताएंगे। चलें, ये अपने हिस्से का पछतावा ये भुगत चुके हैं। बट एनीवे मेरे बात एक मिनट में देखें, जो माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी इस पे भी मांग लें कि इन्होंने कहा था कि हम लाइफ टाइम बाजवा साहब को एक्सटेंशन देंगे, मांगे भी उस पे भी मांगेंगे माफी। 9 मई पे भी मांग लें। नहीं, 9 मई पे नहीं मांगेंगे। चले, ये अभी यहाँ पे अगर 9 मई के मेरे साथ डिस्कस तो करें। मैं समझता हूँ, मैं वकील हूँ, मैंने केसेस किए हैं 9 मई के। आप मेरे साथ डिस्कस करें, माफी किसी और को मांगनी पड़ती है। फिलहाल ये जनरल बाजवा पे आपने जो कहा है कि आप माफी मांगते हैं, तो खेल आप भी माफी मांगते हैं जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने में? नहीं, मैं मेरी पार्टी का फैसला था और सुप्रीम कोर्ट ने हमें हुक्म दिया था। नवाज शरीफ साहब ने गलती नहीं मानी अपनी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था पार्लियामेंट को कि आप इसको कर। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे पार्लियामेंट ने ये कानून पास किया। ये जब कानून बनने जा रहा था, ये जो तरमीम भी आर्मी एक्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के बाद ही आया ना। नहीं, तो मैं एज ए पाकिस्तानी, मेरी जाती राय है कि हमें इस पे इदारों की बेहतरी के लिए कानून साजी करनी चाहिए, और हमने अगर की है तो बेहतर की है। आइंदा भी अगर करेंगे तो इदारे की बेहतरी के लिए। कोई पछतावा नहीं आपको? नहीं, मुझे तो कोई पछतावा नहीं, क्योंकि मुझे पार्टी के जो पार्लियामानी लीडर थे ख्वाजा आसिफ साहब ने बुला के हम सब MNS को कहा कि लीडरशिप का फैसला है, तो मैं तो पार्टी के डिसिप्लिन का मेरी जाती राय उसमें नहीं, मेरे जो पार्टी का फैसला होगा मेरा। चले, सियासतदानों में कुछ तो डिसिप्लिन है ना। मेरे पास सब आप राणा सनाउल्लाह के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, इमरान खान साहब ने ये जुल्म किया और साथ दोनों जमातें भी शामिल थी, ये इनकार कर देती, कहती इमरान खान को भी तुम 2 एक्सटेंशन हम नहीं देते, हम नहीं वोट करते। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं तो अभी मौजूदा कानून की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उसमें देखें ना, वो चूंकि मरियम बीबी ने क्या कहा था उस एक्सटेंशन के बारे में, याद है आपको? मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। और अब मरियम बीबी उसी मरी प्लान में शामिल थी, जिस मरी प्लान का जिक्र अभी राणा साहब कर रहे हैं। तो नहीं है ना, तो वो ना वहाँ पे वो एग्री करती ना इस बात पे। पार्टी के अंदर वालिद के साथ नहीं है, वहाँ पे उस मीटिंग में उनके वालिद चचा मौजूद थे ना, वो डिसएग्री करती, कहती कि जी हमने ये काम नहीं करना। चलें, ठीक है। बहरहाल एक और अहम डेवलपमेंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट का इजलास हुआ। 11 जजेस में से 6 जज ने अक्सरियत से एक मतनाज़ा कवायद जो 600 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल थे उनको मंजूर किया है। इसी वाले से हम बात करेंगे। अमीर अब्बास साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि जो फुल कोर्ट में 5 जजेस ने, उनमें से 2 जजेस ने ख़त भी लिख दिया चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को कि ये आप क्या कर रहे हैं, और ये जो आप जिस किस्म के कवायद ला रहे हैं, उन कवायद के अलावा बहुत सारे मामलात हैं जो फुल कोर्ट के सामने एजेंडे पे रखना ज़रूरी है, मगर आज तो सिंपल सीधा वोटिंग करा दी गई है। देखिए मतीउल्लाह साहब, पूरा जो आपका निज़ाम इंसाफ है ना, पूरा निज़ाम इंसाफ की पूरा स्ट्रक्चर वो बुलडोज हो चुका हुआ है। और ये जो इनजस्टिस है ना, इसमें रोमन एम्पायर को ये ले डूबा, बाबुल की रियासत को ये ले डूबा, अब्बासी खिलाफत को ये ले डूबा,
दुनिया की जितनी मेसोपोटामियन रियासत को ये ले डूबा। इनजस्टिस कभी भी कौमों को भगाता नहीं है, वो कौमों को लिटा के मारता है। ये बहुत गलत हो रहा है। 26वीं तरमीम से लेके जजिस को उखाड़ पिछाड़ इधर उधर तबादले, जज है या वो कोई दर्जा चारुम का मुलाजिम है, और फिर जजिस की सीनियरिटी को तब्दील कर देना, फिर एक चीफ जस्टिस बन रहा है उसको रोक देना। ये अगर माजी में हुआ तो भी गलत था, आज हो रहा है तो भी गलत है। ये सिलसिला हम तवक्को नहीं करते थे कि वो जमातें जो डसी हुई हैं माजी में इन चीज़ों की, जो विक्टिम रही, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जुडिशल मर्डर का विक्टिम था। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि आपके और मौलवी मुश्ताक इस मुल्क में पीपल्स पार्टी पैदा करेगी। जिस मौलवी मुश्ताक को भुट्टो ने सामने खड़े होकर कहा था मुझे तुमसे बुक्स की बू आती है, आज पीपल्स पार्टी उस किस्म के फैसलों के अंदर शरीक हो के जहां पे अदालतों के अंदर मामला ये चलें, और खुद नवाज शरीफ जस्टिस रहमत, क्या नाम था वो जो रहमत जाफरी जिसने नवाज शरीफ साहब को वहां कराची में सजा दी थी, आप आज रहमत जाफरी अदालतों में पैदा कर दें। ये क्या हो रहा है? कब सीखेंगे भाई? चले ये तो पहली दफा मार खा रहे हैं ना, अब तो इनको भी चस पड़ गई है कि भाई ये होता क्या है इस मुल्क में। इन्होंने बार बार मार खाई हुई है, इनसे रेपिटेशन ऑफ मिस्टेक्स की तवक्को उनसे नहीं हो सकती जो मैच्योर लोग हैं। इनसे ज्यादा मैच्योर पार्टीज है ना, ये तो चले 96 की पार्टी है, ये माशाल्लाह उससे पुरानी पार्टी है। तो मुस्लिम लीग, फाउंडर मुस्लिम लीग को ये कहते हैं हम उसके इनहेरिटेंस। चलें ठीक है बहरहाल जी, आज वही रहमत जाफरी जो हैं आज सुप्रीम कोर्ट के मंजूर नज़र भी हैं, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक प्रेस रिलीज में इंकशाफ किया कि उन्हीं मौसूफ जज साहब को एक जो अदलिया में इस्लाहात के हवाले से जो कमेटी बनाई गई है जजों की कारकर्दगी जांचने के लिए या बैरून मुल्क दौरों के लिए जजों को क्राइटेरिया देने के लिए, उसमें जज रहमत हुसैन जाफरी साहब भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे रिटायर हुए हैं। ये तो हमारे हुकूमतों सियासतदानों का लेवल है। तो बहरहाल आप तीनों, मैं एक बात करना जी क्विकली सर लास्ट में, बस सिर्फ मैं इतनी बात करना चाहता हूँ कि मेरी मुलाकात हुई थी खान साहब से 2022 में, वो पहली मुलाकात थी। तो वहाँ उनके साहब वजीर जो अब छोड़ चुके हैं पार्टी, उन्होंने कहा जी हमारी 10 साल हुकूमत रही और हमने एक भी जज अपना नहीं लगाया, सारे इंडिपेंडेंट जज केपी में लग गए। तो खान साहब का ये रिप्लाई था कि ये क्रेडिट है या डिसक्रेडिट है कि हमने कोई ऐसे जज नहीं लगाए जो बायस हो। चलें ठीक है जी, ये जजेस तो किसी सियासतदान के कभी होते ही नहीं है। इनको जो लगाने वाले हैं वो भी आपको पता है, आप दोनों जमातों को, और इनको हटाने वालों के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।